नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास शिक्षण विधियों की, बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास नंबर 17 बाय जायसवाल सर। इसके पहले हम 16 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, जो आपके पेडागोजी शिक्षण शास्त्र है, अपने सिलेबस को चेक कीजिएगा। और आज जो है शिक्षण विधियों का यह है आपका जो क्लास है, अंतिम चैप्टर है आपका। और अंतिम चैप्टर में हम यहाँ पे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। इसके पहले 15 क्लास है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि पूर्ण संपूर्ण तैयारी, क्योंकि बाल विकास में शिक्षा मनोविज्ञान पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 15 प्रश्नों में से ये जो 17 क्लासेज कंप्लीट हो रहे हैं, ये आपके कन्फर्म हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान, शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है। वे शिक्षार्थी बालक बालिकाएं जो समृद्ध ज्ञान, शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, तो उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, कार्य परिहार अभिविन्यास होता है, या नैपुण्यता अभिविन्यास होता है। अक्सर बच्चों में देखते होंगे, पढ़ने की जो इच्छाएं होती हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, उन्हीं बच्चों को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है, शैक्षणिक दक्षता की बात करेंगे तो आपका जवाब अगर निष्पादन उपागम अभिविन्यास है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप बोलेंगे निष्पादन उपागम अभिविन्यास है क्या चीज़। सारथी, आप सभी जानते हैं कि जो भी बच्चा बालक बालिका समृद्ध ज्ञान, शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित कर रहा है, तो उनके पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये निष्पादन उपागम अभिविन्यास है क्या चीज़, कमेंट बॉक्स बताइएगा, हम आपको अगली क्लास में डिटेल के साथ बता देंगे, या कमेंट बॉक्स में इसका पूरा कंक्लूजन आपसे शेयर कर देंगे। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। इस प्रश्न को हम साथियों आज हम वीवीआईपी कैटेगरी पर इस प्रश्न को रखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिलेक्शन के जैसे, एग्जाम के जैसे। निम्नलिखित में से कौन पुनर्वलन का एक प्रकार नहीं है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, शारीरिक दंड, या नकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। ये साथियों तीनों आपके जो है पुनर्वलन के प्रकार हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका प्रकार नहीं होगा। ठीक है, शाब्दिक, सकारात्मक, और एक शारीरिक दंड भी आता है। और शाब्दिक सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन को एक शाबाशी देना, प्रशंसा करने की कैटेगरी पर गिना जाता है। और नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन जिसे हम डांटना कहते हैं, घर के अभिभावक भी डांटते हैं बच्चों को, ठीक है, एक अच्छे के लिए डांटते हैं, इसीलिए सकारात्मक की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, तीसरा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। सकारात्मक दंड इनमें से कौन सा उदाहरण होता है, सभी फीडबैक करके बताइएगा। जी हाँ, मित्रों के द्वारा उपहास किया गया हो, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना हो, मीन मेख निकालना या बंद करना हो, या इनमें से सभी करना हो। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन 101% पक्का करना। सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, सकारात्मक दंड की बात करें, कौन सा उदाहरण हो जाएगा। सकारात्मक एक पॉजिटिव शब्द देखना है। देखिए, सकारात्मक दंड अगर मित्रों के द्वारा उपहास होता है तो एक सकारात्मक दंड आएगा, क्योंकि मित्रों के द्वारा जो उपहास होता है वह दिल को छू जाता है, और जो दिल को छू जाते हैं उसके अंदर एक मोरल जागता है, एक मोटिवेशन जागता है, एक प्रेरणा अभिप्रेरणा जागती है, और वह प्रेरणा से बच्चा पढ़ता है, उसका मन लग जाता है। ठीक है, तो सकारात्मक दंड यहाँ पे मित्रों के द्वारा उपहास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मित्रों के द्वारा उपहास से ही बालक सीखने का प्रयास करता है, बुरी आदत छोड़ देता है, इसलिए सकारात्मक दंड इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिना ऑप्शंस के प्रश्न करेंगे, दंड किस प्रकार का पुनर्वलन होता है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। अगर दंड देना किस प्रकार का पुनर्वलन होगा, सभी लोग बताइएगा। तो दंड देना जो होता है सकारात्मक पुनर्वलन होगा, नकारात्मक होगा, दोनों होगा, या इनमें से कोई। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी कमेंट करके बताइएगा। दंड किस प्रकार का पुनर्वलन होता है, तो दंड ना तो आपका ऋणात्मक होता है, ना ही नकारात्मक होता है, ना ही दंड कोई परिवर्तन नहीं, तो कोई पुनर्वलन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, पुनर्वलन से तात्पर्य क्या होता है।
किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे उद्दीपक की प्रस्तुति जो अनुक्रिया को दोहराने की प्रयोज्यता को बढ़ाता हो। और पुनर्बलन सभी जानते दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन में के उपस्थित से अनुक्रिया दोहराए जाने की प्रयोज्यता बढ़ती है, पुरस्कार, भोजन, प्रशंसा। और एक होता है नकारात्मक। नकारात्मक पुनर्बलन हटाए जाने से अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रयोज्यता बढ़ती है, निंदा, शोर इत्यादि हो गया। दंड और ऋणात्मक पुनर्बलन में मुख्य अंतर यह होता है कि ऋणात्मक पुनर्बलन किसी अपेक्षित अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्रयोज्यता बढ़ाता है और दंड किसी अनुक्रिया के घटित होने की प्रयोज्यता को कम करता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ लीजिएगा। और इसीलिए स्किनर ने दंड को ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं मानते हैं, यही आपको नोट कर लेना है। आंशिक पुनर्बलन की अगर बात करें, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कच्चा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। यह हम कहेंगे सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो देखिए, जो आंशिक पुनर्बलन होता है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत से अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंशिक पुनर्बलन बेटर होता है। तो यहाँ पे आंशिक पुनर्बलन का जो हमारा अकॉर्डिंग जो कथन दिया गया है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, कौन होता है? आंशिक पुनर्बलन होता है। इसलिए यहाँ पे हम डी ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना या उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का जो परिणाम होता है वह उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वह अपने प्रति गलत अवधारणा विकसित कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में उसे नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन देकर उसकी आदत या अवधारणा को समाप्त किया जा सकता है। और ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत शाब्दिक या अशाब्दिक दंड दोनों आते हैं, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, सभी यहाँ पे मित्र कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु सभी फीडबैक कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? आयु का, थकान का, रोग का, लिंग भेद का। देखिए साथियों, ऐसा कारक जो सीखने पर ये नहीं होता कि आप लिंग में आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है, ये ट्रांसजेंडर की बात करेंगे। तो किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? लिंग भेद का। लिंग से कोई नहीं पड़ता, आयु से पड़ता है, रोग से पड़ सकता है, थकान से भी। अगर थकान है तो सीख नहीं पाएंगे, रोगी है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, आयु से भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सीखने का प्रभाव डालने का प्रमुख कारक थकान, आयु, रोग, बौद्धिक क्षमता, स्मरण क्षमता, ये सारी होते हैं। ठीक है, लिंग भेद आपका नहीं होगा। आइए बात करेंगे 8वां प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है। सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षणार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, बालक बालिका का प्रेरणा और उपलब्धि अभिप्रेरण स्तर भी होता है, उत्सुकता और इच्छा शक्ति होती है। अर्थात ये सभी ऑप्शन जो है ये सभी कारक सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये पांचों पॉइंट्स याद रखिएगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता, इच्छा शक्ति, वातावरण, ये पांचों कारक आपको सीखने को प्रभावित करते हैं। पांचों कारक को अपने माइंड पर स्टोर कर लीजिएगा, अपनी मेमोरी पर सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं आता है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि या विषय वस्तु स्वरूप की बात करेंगे। तो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से जो शामिल नहीं होता है विषय वस्तु का स्वरूप, ये शामिल नहीं होगा। बाकी अधिगम की इच्छा, प्रेरणा और रुचि, ये तीनों आपके अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल होंगे, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनने में मदद नहीं करता है? जब आपकी नियुक्ति होगी, आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, आपका दायित्व तो शिक्षा को प्रकाश में फैलाना है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा को प्रकाश में ही बनाना है। जी हाँ, तो उपयुक्त में से अधिगम वातावरण में क्या मदद नहीं करेगा? एक शिक्षक के रूप में आप बताइए। देखिए, बच्चों को सुरक्षा का भाव देना यह मदद होता है, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना ये भी मदद करता है, बच्चों को निर्भय बनाना ये भी मदद करता है। लेकिन बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना, और आलोचना सभी जानते हैं, आलोचना अपने आप में नेगेटिव शब्द होता है, नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, नकारात्मक की ओर ले जाता है। इसलिए नकारात्मक प्रश्न पे नेगेटिव प्रश्न पे, नकारात्मक ऑप्शन पे नेगेटिव ऑप्शन को चूज करेंगे।
तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? देखिए, सकारात्मक प्रकार से ऐसा अधिगम बताइएगा जो बालक बालिका को जो सीख रहे हैं उनको एक सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता हो। अनुत्तीर्ण होने का भय से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर दबाव। देखिए, ऐसा कारक जो अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करे वह है अर्थपूर्ण संबंध। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आंतरिक रूप से प्रेरित होकर बच्चा कार्य करता है जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। या जब उद्दीपक और अनकिया के मध्य अर्थपूर्ण ढंग से संबंध स्थापित हो जाता है तो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से परिभाषित करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? देखिए, सभी कमेंट कीजिएगा। शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक बैठने की उचित व्यवस्था है, शिक्षण अधिगम संस्थानों या संसाधनों की उपलब्धता की बात करेंगे, विषय वस्तु अधिगम अनुभवों की प्रकृति की बात करेंगे, विषय वस्तु में प्रवणता की बात करेंगे। तो कौन सा जो है शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है? वह विषय वस्तु में प्रवणता। विषय वस्तु में प्रवणता क्यों होगी? क्योंकि वह शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है, साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? अब देखिए, यहाँ पे समझ लीजिएगा, अल्पवयस्क बच्चे मतलब बच्चा भी वयस्क नहीं हुआ है, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं या पूर्व किशोरावस्था कह सकते हैं। तो अल्पवयस्क बच्चों में अधिगम में अभिभावकों की जो भूमिका होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, निषेधात्मक होनी चाहिए, संवेदात्मक होनी चाहिए या उदासीन होनी चाहिए। तो जो बच्चा अल्पवयस्क होता है, परिपक्व नहीं हो पाता है, उसके लिए जो अभिभावक की जो भूमिका होनी चाहिए वह अग्र सक्रिय के रूप में होनी चाहिए। ये ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, 14वां प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। कोई शिक्षिका, कोई अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? जी हाँ, आपकी नियुक्ति होती है, आप अध्यापक अध्यापिका बनती हैं, आप एक शिक्षिका के रूप में हैं और विद्यार्थियों को ऐसा क्या करें कि उनके आंतरिक प्रेरणा हो, एक मोरल मोटिवेशन मिले, उन्हें भीतरी प्रेरणा मिले, ऐसा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? ऐसा कार्य साथियों सभी परिचित होंगे। ये तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, ऐसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। सबसे बेटर मोटिवेशन, सबसे बड़ा प्रोत्साहन जो ऑप्शन नंबर सी है कि कोशिश तो करो, जरूर होगा। एक बार नहीं दोबारा में होगा, लेकिन जरूर होगा, कोशिश तो कीजिए। इसी प्रकार हम भी कहते हैं, कोशिश जारी रखिए, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। और सभी आप जानते हैं कि अगर आप चर्चित में रहना है, चर्चा में रहना है, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, शांत बैठ जाएंगे तो कोई नहीं जानेगा, और चिल्ला चिल्ला के मेहनत करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, सफलता आपकी मंजिल पर बैठी है, सफलता आपकी दासी हो जाएगी। ये नोट कर लीजिएगा, मेहनत पर सब कोई फिदा होता है। इनमें से सर्वोत्तम कथन कौन सा है कि एक अच्छा जो अध्यापक होता है, एक अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, एक अच्छा अध्यापक सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। अगर आप एक अच्छे अध्यापक के रूप में गिन रहे हैं तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए, मोरल मोटिवेट करना चाहिए, एक पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? किसको माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थित की बात करेंगे, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य की बात करेंगे, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी की बात करेंगे। तो खाली स्थान किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, हम बात करेंगे विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। जी हाँ, जब भी विद्यार्थी बालक बालिका प्रश्न पूछता है तो ये एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, यानी सी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों को सीखने हेतु
अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा देना चाहिए, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके बढ़ावा देना चाहिए, सीखने हेतु उचित स्थित वातावरण का सृजन करने की बात करेंगे, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करने की बात करेंगे। तो बच्चों को सीखने हेतु जो अभिप्रेरित करना है उसके लिए शिक्षक को किस पर बढ़ावा देना चाहिए, तो सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन पर बढ़ावा देना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए। जी हाँ, एक अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। इस प्रश्न को मोस्ट हम मानेंगे, वीवीआईपी कैटेगरी पर इस प्रश्न को हम ऐड कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी बालक बालिका शिक्षार्थी के लिए पास क्या होना चाहिए, तो योग्यता और अभिप्रेरण का वांछित स्तर होना चाहिए। अब यह वांछित स्तर क्या होता है? योग्यता अधिगम के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। योग्यता क्या करती है? अगर आपके पास योग्यता है तो एक अधिगम के लिए सीखने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है और अभिप्रेरणा अधिगम के लिए क्रियाशील बनाती है। इसलिए आपके इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लगाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। यहाँ हम बात कर रहे हैं साथियों, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो प्राथमिक लेवल की बात करेंगे। जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे। इन प्रकार के बच्चों में शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए किस रणनीति को अपनाना चाहिए, तो सबसे बेटर जो रणनीति है कि बच्चों की रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करनी चाहिए। सी ऑप्शन को सटीक कर लेंगे। और 20वां प्रश्न है, इसके बाद हम एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे और इस क्लास को एंड करेंगे। अगली क्लास आपके इवनिंग पर करने वाले हैं। इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? सभी बताइएगा। भूख, प्यास, आदत, नींद, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका